रीढ़ की हड्डी, स्पाइन या मेरुदंड ये हमारे मस्कुलर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। साथ ही हम इसे बॉडी का सेंट्रल सपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करता है और हमारे शरीर को एक सीधे ढांचे के रूप में रखने में हमारी मदद करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रताप और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी के बारे में। रीढ़ की हड्डी की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, हमारी स्पाइन को एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होती है, ये बहुत सारी स्ट्रक्चर से मिलकर के बनी हुई होती है। तो और कई रीजन्स में डिवाइड होती है, जिसमें कि सबसे पहला रीजन आता है सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन हमारे बिल्कुल बेस ऑफ द स्कल से शुरू होता है और इसमें टोटल 7 वर्टिब्रा होती है और ये 7 वर्टिब्रा से मिलकर के हमारी सर्वाइकल स्पाइन बनती है। इसके अलावा जो दूसरा रीजन आता है हमारी स्पाइन का, वो आता है थोरैसिक रीजन। थोरैसिक रीजन हमारा स्टार्ट होता है जस्ट जहां सर्वाइकल रीजन खत्म होता है उसके जस्ट नीचे से, और इसमें टोटल 12 वर्टिब्राज होती हैं, जिनको हम थोरैसिक वर्टिब्रा या डोर्सल वर्टिब्रा के नाम से भी जानते हैं, और इस सेगमेंट को हम डोर्सल स्पाइन या थोरैसिक स्पाइन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 एंड T12 यहां तक हमारी आती है थोरैसिक सेगमेंट या थोरैसिक रीजन। इसके अलावा जहां पे हमारा T12 वर्टिब्रा होता है उसके जस्ट नीचे हमारी लंबर स्पाइन शुरू हो जाती है, जिसको हमने ये मार्क कर रखा है रेड कलर से। तो यहां से हमारा स्टार्ट होता है लंबर स्पाइन रीजन, जिसमें कि टोटल 5 वर्टिब्रा होती है और ये खत्म होता है हमारे L5 के ऊपर, L1, L2, L3, L4, L5। यहां से बाद जैसे ही हमारा लंबर स्पाइन रीजन खत्म होता है तो हमारा रीजन शुरू हो जाता है सैक्रल स्पाइन। सैक्रल स्पाइन आप पीछे से देख सकते हैं, ये वाला स्पाइन जो होता है ये सैक्रल स्पाइन होता है, ठीक है। सैक्रल, टोटल सैक्रल में वर्टिब्रा होती है 5, और कमाल की बात ये है कि यहाँ पे मूवमेंट नहीं होती है क्योंकि ये सारी वर्टिब्रा फ्यूज्ड होती हैं। और ऐसे ही जस्ट हमारे सैक्रल के नीचे हमारा कॉक्सिस वाला पार्ट आता है, जिसको हम टेलबोन के नाम से भी जानते हैं, और इस कॉक्सिस रीजन में भी टोटल 4 वर्टिब्रा होती हैं जो भी फ्यूज्ड होती हैं, यहाँ पे कोई मूवमेंट अवेलेबल नहीं होता है। तो हमारे सिर्फ 3 सेगमेंट पे ही मूवमेंट होती है, सर्वाइकल, थोरैसिक एंड लंबर स्पाइन पे, और बाकी जो हमारे सैक्रल और कॉक्सिस है वो टोटल फ्यूज्ड वर्टिब्रा होती है। टोटल 9 वर्टिब्रा होती है, 9 की 9 वर्टिब्रा फ्यूज्ड होती है, जिन पे कोई मूवमेंट नहीं होता है। इसके अलावा अब इसके हम कंपोनेंट्स की बात करें कि अदर कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे हमारी स्पाइन मिलके बनती है, तो सबसे पहले हमने वर्टिब्रा के बारे में बात करते हैं। तो वर्टिब्रा टोटल हमारी स्पाइन में टोटल 33 वर्टिब्रा होती हैं, जैसे कि मैंने बताया सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रा होती है, थोरैसिक रीजन में 12 वर्टिब्राज होती है, लंबर स्पाइन के अंदर 5 वर्टिब्रा होती है, सैक्रल स्पाइन के अंदर 4 वर्टिब्रा होती है, और कॉक्सिस सैक्रल के अंदर 5 वर्टिब्रा होती है, कॉक्सिस के अंदर 4 वर्टिब्रा होती है। तो ऐसे हमारा स्पाइन जो है वो टोटल 33 वर्टिब्रा से मिलकर बना होता है। तो वर्टिब्रा के अलावा हमारे स्पाइन के अंदर एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क आपके हर एक वर्टिब्रा के बीच में एक कुशन स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम डिस्क कहते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये डिस्क कहलाता है। एक कुशन टाइप स्ट्रक्चर होता है जो हर वर्टिब्रा के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इस पार्ट को हम कहते हैं डिस्क, और ये डिस्क प्रोटेक्ट करता है हमारी स्पाइन को एक्स्ट्रा प्रेशर से और इंजरी होने से बचाता है, साथ ही आपस में रगड़ खाने से हमारी वर्टिब्रा को बचाता है, जिससे हमें कम से कम इंजरी हो। मूवमेंट में हमें स्मूथनेस देता है कि जो भी हम बेंडिंग हो रहे हैं या रोटेशन कर रहे हैं उनमें ये हमारी जो डिस्क है ये हेल्प करती है, आपस में वर्टिब्रा को इंजर्ड होने से बचाती है। इसके अलावा हमारे स्पाइन के अंदर कुछ जॉइंट्स होते हैं जिनको हम फेशियल जॉइंट कहते हैं। ये फेशियल जॉइंट हमारी हर एक वर्टिब्रा के पीछे की तरफ होते हैं, और ये आपस में जहां कनेक्ट होते हैं उस जॉइंट को हम कहते हैं फेशियल जॉइंट। और ये फेशियल जॉइंट हमें मूवमेंट अवेलेबल कराते हैं जब हम रोटेट करते हैं हमारी स्पाइन को, तो उस रोटेशन में ये फेशियल जॉइंट एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं और स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लिगामेंट और मसल्स होते हैं जो हमारे स्पाइन को स्टेबिलिटी देते हैं। अगर मसल्स और लिगामेंट नहीं होंगे तो हमारी स्पाइन कहीं से भी निकल जाएगी, कोई वर्टिब्रा किधर भी निकल जाएगी, इधर भी निकल जाएगी, स्लिप हो जाएगी, डिस्क बाहर निकल जाएगी। तो
कुछ लिगामेंट्स होते हैं जैसे कि एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट और लिगामेंटम फ्लेवम, जो हमारे स्पाइन को स्टेबिलिटी देते हैं। साथ ही बहुत सारी मसल्स होती है, सर्वाइकल स्पाइन में भी होती है, थोरासिक में भी होती है, लंबर स्पाइन में भी होती है, सैक्रल रीजन में भी होती है। बहुत सारी मसल्स होती है जो हमारे स्पाइन को सपोर्ट करती है और हमें मूवमेंट अवेलेबल कराती है। जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो वो हमारी मसल के सपोर्ट से हम उस पर मूवमेंट करते हैं। और इन्हीं मसल्स की वीकनेस या लिगामेंट की वीकनेस या थिकनिंग होने की वजह से ही हमें बहुत सारे दर्द के कारण बनते हैं हमारे स्पाइन के अंदर। दूसरा मुख्य कारण जो दर्द का रहता है वो स्लिप डिस्क का रहता है। स्लिप डिस्क का भी बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपकी स्लिप जो है बाहर निकलती है। जैसे ही जो ये इस तरीके से डिस्क जो है बाहर निकल जाती है, इसको हम स्लिप डिस्क भी कहते हैं। तो साथ ही हमारे स्पाइन के अंदर कुछ कर्वेचर्स होते हैं जो नॉर्मल कर्वेचर्स होते हैं, और उन कर्वेचर्स में भी अगर एबनॉर्मलिटी आ जाती है, यानी कि वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए या वो कर्वेचर लॉस्ट हो जाए, तो भी वो हमारे स्पाइन में दर्द का कारण बनती है और अदर बॉडी पार्ट्स में दर्द का कारण बनती है। लाइक सर्वाइकल स्पाइन में हमारा एक कर्वेचर होता है जो जिसको हम सर्वाइकल लोडोटिक कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। थोरैसिक कर्वेचर हमारा थोड़ा बाहर की तरफ होता है, इसको हम काइफोटिक कर्वेचर्स बोलते हैं। फिर आप लंबर स्पाइन में आ जाओ तो लंबर स्पाइन में फिर आपको एक लोडोसिस वाला ऐसा कर्वेचर देखने को मिलेगा। फिर आप सैक्रल में आ जाओ तो सैक्रल में फिर आपको एक कॉनकेव वाला स्ट्रक्चर मिलेगा और सेम स्ट्रक्चर आपको कॉक्सिस स्पाइन पे मिलता है। तो इन कर्वेचर्स में भी अगर कोई चेंजेस होते हैं तो भी वो हमारे स्पाइन में दर्द का कारण बनते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको स्पाइन की इस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझ आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ में यूं ही अपना प्यार बनाए रखेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।